वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 97 है। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस पेपर 1। इन सभी टेस्ट की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 97 तक पहुंच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर करंट अफेयर्स का। चिकित्सा या फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2023 से संबंधित दो स्टेटमेंट यहाँ पर कौन सा इसमें सही होगा। देखिए, इस वर्ष यह पुरस्कार मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड के न्यूक्लियोसाइड वेज संशोधन पर दिया गया है और इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले वैज्ञानिक कैटालिन कारिको ड्रू व्रिसमैन हैं। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट एकदम सही हैं, तो सी है इसका आंसर। मेडिसिन या फिजियोलॉजी या शरीर क्रिया विज्ञान में वर्ष 2023 या चिकित्सा इसको बोल दो। वर्ष 2023 का चिकित्सा का नोबेल कैटालिन कारिको और ड्रू विसमैन को मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी एमआरएनए के न्यूक्लियोसाइड वेज संशोधन पर उनके अभूतपूर्व कार्य के लिए दिया गया है। फुल टेस्ट सीरीज आप प्राप्त कर सकते हैं। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके सब्सक्राइब रखेगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। गंडक नदी से रिलेटेड दो स्टेटमेंट है, यहाँ पर कौन सा इसमें सही होगा। गंडक नदी तिब्बत और उत्तर प्रदेश में बहने वाली एक नदी है और इस नदी को महाकाव्यों में सदा नीरा कहा गया है। देखिए, दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, पहला वाला गलत है। गंडक नदी जो है वो नेपाल और बिहार में बहने वाली एक नदी है, भारत की, ना कि उत्तर प्रदेश। तो सी है इसका आंसर। ठीक है, इसकी वजह से तो कटेगा तिब्बत की वजह से नेपाल होगा यहाँ पे। सी नहीं, बी है इसका आंसर, सॉरी, क्योंकि पहला तो गलत हो गया ना। देखिए, गंडक नदी जो है नेपाल और बिहार में बहने वाली एक नदी है, तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। इस नदी को नेपाल में सालग्रामी, मैदानों में नारायणी और सप्तगंडकी कहते हैं। महाकाव्यों में इसे सदा नीरा कहा गया है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट सही हो गया, नेपाल की वजह से गलत हो गया पहला स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद चौथा है, लेकिन जनसंख्या के मामले में पहला है। इस राज्य की पूर्व से पश्चिम की लंबाई लगभग 650 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की लंबाई लगभग 240 किलोमीटर है। कौन सा सही है इनमें? ये दोनों के दोनों सही है, सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित नदियों पर विचार करेंगे और उपरोक्त में से कौन सी नदियां उत्तर प्रदेश से होकर बहती हैं। घाघरा, केन, बेतवा। बेतवा तो बहती है, घाघरा भी बहती है, केन भी बहती है। तीनों की तीनों नदियां उत्तर प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां। डी है इसका आंसर। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, केन, बेतवा, घाघरा, सोन और हिड्डन है, जो उत्तर प्रदेश से होकर बहती हैं। उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद हिड्डन नदी के किनारे। ठीक है, राजधानी लखनऊ गोमती नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिसमैच है, सही सुमेलित नहीं है। औंधी ताल वाराणसी में, लौंधी ताल सुल्तानपुर में, देवरिया ताल कन्नौज में, रामगढ़ ताल सहारनपुर। औंधी ताल वाराणसी सही है, लौंधी ताल सुल्तानपुर सही है, देवरिया ताल कन्नौज सही है। गलत है तो रामगढ़ ताल गोरखपुर में है ये। तो रामगढ़ ताल कहाँ पर है? गोरखपुर में, ना कि सहारनपुर। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। कौन सी नदी वेस्टर्न घाट से निकलकर बेम्बनाथ झील में समाहित होती है? पश्चिमी घाट से निकलकर बेम्बनाथ झील में समाहित होती है, इनमें से कौन सी? तीस्ता को तो हटा ही दीजिए, कोसों दूर है वो। इसका उत्तर है पेरियार नदी। डी है इसका आंसर। पेरियार भारत के केरल राज्य की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है। यह नदी पश्चिमी घाट की ऊंचाइयों में आरंभ होती है और केरल में जल विद्युत का सबसे बड़ा स्रोत इदुक्की बांध जो है वो इसी नदी पर बना हुआ है, पेरियार नदी पर। और राज्य के कई मुख्य नगरों में इसी नदी से जल प्राप्त होता है। यह नदी पश्चिमी घाट से निकलकर, मतलब शिवगिरी सुंदरमाला से निकलकर बेम्बनाथ झील में समाहित हो जाती है। ठीक है, और वहां से अरेबियन सी में। ये हिस्ट्री का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 7। पाल राजवंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पाल राजवंश ने भारत के पूर्वी भाग में एक विशाल साम्राज्य बनाया। बौद्ध धर्मावलंबी कुमारपाल ने इस राजवंश की स्थापना की थी। इस राजवंश में वास्तुकला को बहुत बढ़ावा मिला। कौन सा सही है इसमें?
देखिए, पाल राजवंश ने भारत के पूर्वी भाग में एक विशाल साम्राज्य बनाया, ठीक है स्टेटमेंट। इस राज्य में वास्तुकला को बहुत बढ़ावा मिला, भी ठीक है। बौद्ध धर्मावलंबी कुमारपाल ने नहीं। पाल वंश की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने की थी। तो गोपाल की वजह से, दो की वजह से सारा कटेगा, एक और तीन इसका आंसर हो जाएगा सी। तो पाल साम्राज्य मध्यकालीन उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण साम्राज्य माना जाता है, जो कि 750 से 1174 ईस्वी तक चला। पाल राजवंश ने भारत के पूर्वी भाग में एक विशाल साम्राज्य बनाया। इस राजवंश में वास्तुकला को बहुत बढ़ावा मिला। पाल राजाओं के काल में बौद्ध धर्म को बहुत बढ़ावा मिला। पाल राजा हिंदू थे, परंतु बौद्ध धर्म को भी मानते थे। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट सत्य है। दूसरा वाला सत्य है, क्योंकि गोपाल ने इस वंश की स्थापना की थी, ना कि कुमारपाल या धर्मपाल, कुछ भी आ सकता है। ठीक है। गोपाल के बाद उसका पुत्र धर्मपाल 770 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। धर्मपाल ने 40 वर्षों तक शासन किया। धर्मपाल बौद्ध धर्मावलंबी था। उसने कई मठ व बौद्ध विहार बनवाए। धर्मपाल एक उत्साही बौद्ध समर्थक था। उसके लेखों में उसे परम सौगात, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर पूछा जाएगा, कहा गया है। उसने विक्रमशिला और सोमपुरी प्रसिद्ध विहारों की स्थापना की थी। इन्वायरमेंट इकोलॉजी का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पराबैंगनी विकिरण मनुष्य और जीव जंतुओं के लिए तो अत्यंत हानिकारक है, किंतु यह पेड़ पौधों के लिए लाभदायक है। जब नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन सूर्य ताप के साथ प्रतिक्रिया करते हैं तो ओजोन प्रदूषक कणों का निर्माण होता है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना इनमें। जब नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन सूर्य ताप के साथ प्रतिक्रिया करते हैं तो ओजोन प्रदूषक कणों का निर्माण होता है, ये तो करेक्ट है। पराबैंगनी विकिरण मनुष्य के लिए भी हानिकारक है, जीव जंतुओं के लिए भी हानिकारक है और पेड़ पौधों के लिए भी हानिकारक है। तो इनकरेक्ट हो गया पहला, वही अपना आंसर है, ये है इसका आंसर। देखिए, पराबैंगनी विकिरण मनुष्य जीव जंतुओं के लिए अत्यंत हानिकारक है और ये पेड़ पौधों को भी भारी नुकसान पहुंचाता है, तो गलत है पहला स्टेटमेंट। जब नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन सूर्यताप के साथ प्रतिक्रिया करते हैं तो ओजोन प्रदूषक कणों का निर्माण होता है। वाहनों में और फैक्ट्रियों से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड व अन्य गैसों की रासायनिक क्रिया भी ओजोन प्रदूषक कणों का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस से क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन हो सकता है? पेंट, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, इन सभी से हो सकता है। डी है इसका आंसर 1 2 3। देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFCS गैस का उपयोग हम मुख्यतः अपनी दैनिक सुख सुविधाओं के उपकरणों में करते हैं, जैसे कि एयर कंडीशनर यानी AC में, रेफ्रिजरेटर में, फोम, पेंट या रंग, प्लास्टिक इत्यादि सभी। क्वेश्चन नंबर 10 पर अजय, निम्नलिखित में से क्या क्या ओजोन प्रदूषक के प्रभाव हो सकते हैं? त्वचा का कैंसर, मोतियाबिंद, अस्थमा, पेड़ पौधों के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर नकारात्मक प्रभाव। देखिए, सब कुछ हो सकता है पराबैंगनी विकिरण से। 1 2 3 4 डी है इसका आंसर, इंपॉर्टेंट है प्रश्न। तो ओजोन प्रदूषण का प्रभाव क्या क्या हो सकता है? त्वचा कैंसर की संभावना, पशुओं और मनुष्यों की DNA संरचना में बदलाव हो सकता है, मनुष्यों की प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ सकती है, मोतियाबिंद और आंखों की बीमारी तथा संक्रामक रोगों में वृद्धि हो सकती है, श्वास रोग, हृदय रोग, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा पीड़ितों के लिए बेहद हानिकारक है पराबैंगनी विकिरण। पेड़ पौधों के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। मक्का, चावल, गेहूं, मटर आदि फसलों के उत्पादन में कमी हो सकती है। इससे सूक्ष्म जलीय जीवों के विकास की गति धीमी होने से स्थलीय खाद्य श्रृंखला प्रभावित होती है या हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 11 हिस्ट्री का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। इत्सिंग भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री था। इत्सिंग था या हुएनसांग था या फाहियान था? इत्सिंग कभी नालंदा विश्वविद्यालय तो नहीं गया, किंतु उसने बौद्ध धर्म के ग्रंथों की शिक्षा ले ली। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय में तो 10 वर्षों तक रहा था, ये गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। बौद्ध धर्म की शिक्षा ली, ये सही है, लेकिन कटेगा तो पूरा। फाहियान भारत आने वाला पहला चीनी यात्री था, कोई भी सही नहीं है इसमें, डी है इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि भारत आने वाला पहला चीनी यात्री था फाहियान। इत्सिंग एक चीनी यात्री और बौद्ध भिक्षु था। वह नालंदा विश्वविद्यालय में 10 वर्षों तक रहा। उसने वहां के प्रसिद्ध आचार्यों से संस्कृत और बौद्ध धर्म के ग्रंथों को पढ़ा। इत्सिंग 675 ईस्वी के समय सुमात्रा होकर समुद्र के मार्ग से भारत आया था। इंपॉर्टेंट है ये। भारत आने वाले चीनी यात्रियों का सही कालक्रम सबसे पहला आया फाहियान, संयुगमन, हुएनसांग और इत्सिंग सबसे लास्ट में। ये क्रम याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 12, भौतिकी के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस महिला को प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? एंड्रिया गेज, मैडम क्यूरी, मदर टेरेसा, मोनालिसा। इनको तो कभी नहीं मिला, ये तो नर्स थी। मतलब भौतिकी में पूछ रहा, भौतिकी में, ठीक है, भौतिकी में पूछ रहा है, तो इनको तो कभी नहीं मिला। ये 3 नाम आ जाते हैं। अब इसका उत्तर है मैडम मैरी क्यूरी, बी है इसका आंसर। 21 में एंड्रिया गेज को मिला है। तो वर्ष 1930 में मैरी क्यूरी भौतिकी का नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला हैं। इसके बाद यह पुरस्कार 1963 में मिला मारिया जोयपार्ट मेयर को, फिर 2018 में मिला डोन्ना स्ट्रिकलैंड को, फिर 2021 में मिला एंड्रिया गेज को। ये महिलाएं हैं फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली। नंबर 13, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2023-2024 का विषय थीम क्या है? प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस, और वर्ष 2024 का विषय, ये तो पुरानी हो गई, आर्द्रभूमि एवं मानव कल्याण, ठीक है, डी है इसका आंसर। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 का विषय है आर्द्रभूमि एवं मानव कल्याण, जो हमारे जीवन को बेहतर बनाने में आर्द्रभूमि की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। इंदौर के रामसर स्थल सिरपुर झील में विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 मनाया गया, यानी भारत में। और भारत ने विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 के अवसर पर रामसर स्थलों की संख्या बढ़ाकर 80 की। जनवरी 2024 तक हो गई थी, ठीक है, लेकिन उसको पुष्टि कर दी फरवरी में। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 14, फरवरी 2024 तक भारत में कितने रामसर स्थल हैं? कितने हैं? 75 से बढ़कर 5 नए बने 24 में, तो कुल संख्या हो गई 80। तो अब आंसर 75 ना होकर क्या होगा? 80। सी है इसका आंसर। देखिए, जनवरी 2024 में भारत में रामसर साइटों की सूची में 5 नई साइटें जोड़ी गई, जिससे भारत में रामसर स्थलों की संख्या 75 से बढ़कर 80 हो गई है। जो नई 5 रामसर साइट हैं या आर्द्रभूमि स्थल कौन कौन से? 3 कर्नाटक के और 2 हैं तमिलनाडु के। अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कर्नाटक का, और अघनाशिनी मुहाना कर्नाटक का, मगधी केरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक, और कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, और लॉन्गवुड 16 रिजर्व वन तमिलनाडु के। 5 का नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, इंपॉर्टेंट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में शामिल नहीं है? भारतीय यानी बाद में जोड़ी गई होगी, कोई संविधान संशोधन करना, इसको पढ़ा होगा, इसके लिए करना पड़ा होगा। मराठी पहले से मौजूद थी मूल संविधान में, उर्दू भी और हिंदी भी। मणिपुरी बाद में जोड़ी गई, बी है इसका आंसर। भारतीय संविधान में 5 अनुसूचियां, ठीक है, उसमें क्या क्या है सबको पता होना चाहिए। हाँ, 12 अनुसूचियां हैं, उनमें क्या क्या है सभी को पता होना चाहिए। देखिए, मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं शामिल थी। कितनी? 14। इसके बाद 21वां संविधान संशोधन हुआ, उसके द्वारा सिंधी जोड़ी गई तो 15 हो गई। फिर 71वां संविधान संशोधन 1992 हुआ, उसके बाद नेपाली, कोकड़ी, मणिपुरी जोड़ी गई, ठीक है, इसलिए बी है इसका आंसर। तो कितनी हो गई? 15, 16, 17, 18 हो गई। 14 के बाद 15, 16, 17, 18 हो गई। फिर 92वां संविधान संशोधन हुआ 2013 में, बोडो डोगरी संथाली मैथिली जोड़ी गई, तो 19, 20, 21 और 22 हो गई, और वर्तमान में भी 22 हैं। तो वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं सूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 हैं। क्या इनमें अंग्रेजी है? नहीं है, याद रखिएगा, हिंदी है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य न्यूनतम राज्य सीमाओं को छूता है? बोनस अंक मिलते हैं इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएं तो। सभी को पता होगा इसका आंसर क्या हो सकता है? सिक्किम। देखिए, सिक्किम की सीमा जो है केवल एक भारतीय राज्य से लगती है, वो है पश्चिम बंगाल। सिक्किम भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है और देश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। सिक्किम की सीमा तिब्बत से भी लगती है, यानी चीन से। और भारत की सबसे ऊंची चोटी और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। गंगटोक सिक्किम की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है।
इतना सिक्किम के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? ये सब आपको पता होना चाहिए। कौन सार्क के मेंबर, कौन बिम्स्टेक के मेंबर, कौन आसियान के मेंबर, कौन G7 के मेंबर, G20 के मेंबर। ठीक है, जो नहीं होगा वो आंसर होगा। और ये पूछते ही रहता है एग्जाम में, एक आधे साल छोड़ के हर साल किसी ना किसी का सदस्य। तो भारत बिम्स्टेक का मेंबर है, नेपाल है, भूटान है, मालदीव नहीं है, म्यांमार है। देखिए, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, भारत हो गया, म्यांमार हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका, थाईलैंड, ये बिम्स्टेक के सदस्य हैं। मालदीव इसका सदस्य नहीं है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, विश्व के कई देशों ने पहली बार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब किए थे? 1987 को, 2002, 1973, 1992। 16 सितंबर तो सेम है सभी में। 16 सितंबर 1987 ए है इसका आंसर। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले विभिन्न पदार्थों के उत्पादन तथा उपभोग पर नियंत्रण के उद्देश्य के साथ विश्व के कई देशों ने 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे, जिसे आज विश्व का सबसे सफल प्रोटोकॉल माना जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कार्टाजेना प्रोटोकॉल, ये सब मैच वैच करने के लिए पूछ लेता है कि कौन किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19 है, आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक महाद्वीप स्थित हैं सहारा मरुस्थल के निकट, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के निकट, अमेजन बेसिन के निकट, भूमध्य रेखा के निकट। बर्ड मैप सभी को, ठीक है, ये हो गया उत्तरी ध्रुव, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव, एक यहाँ, तो ये हो जाएगा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के निकट। बी है इसका आंसर। बोनस अंक का प्रश्न, अरे ये क्या हो गया, बी है भाई, बी, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के निकट। देखिए, आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक महाद्वीप उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के निकट स्थित हैं। आर्कटिक क्षेत्र उत्तरी ध्रुव के चारों ओर स्थित है और यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये क्षेत्र मुख्यतः बर्फ से ढका रहता है और यहाँ तापमान बहुत कम रहता है। अंटार्कटिक महाद्वीप दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर स्थित है और यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह क्षेत्र पृथ्वी पर सबसे ठंडा और शुष्क महाद्वीप है। बाकी सहारा मरुस्थल या रेगिस्तान, अमेजन बेसिन और भूमध्य रेखा इन द्वीपों से या इन ध्रुवों से बहुत दूर है, इन ध्रुवों से बहुत दूर है। ठीक है, जो बाकी के 3 ऑप्शंस में थे। और ये चीज़ आपने मैप पर भी देखी होगी। वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए या इंडियन ज्योग्राफी के लिए मैप की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। 20वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षद्वीप का पूर्व नाम नहीं है? लक्का द्वीप, मिनिकॉय द्वीप, कवारत्ती द्वीप, अमीन दीवी द्वीप। लक्षद्वीप को पहले जानते थे लक्षद्वीप के नाम से, अमीन द्वीप के नाम से, अमीन दीवी द्वीप के नाम से, मिनिकॉय द्वीप के नाम से या लक्का द्वीप के नाम से। कवारत्ती द्वीप के नाम से नहीं, इसका पूर्व नाम नहीं हुआ कभी या रहा। तो सही उत्तर है कवारत्ती द्वीप। देखिए, पूर्व में केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप को लक्षद्वीप, लक्का द्वीप, मिनिकॉय और अमीन दीवी द्वीप समूह के नाम से जाना जाता था, जिसे 1973 में संसद के एक अधिनियम द्वारा बदलकर लक्षद्वीप कर दिया गया। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप का शाब्दिक अर्थ है 1 लाख द्वीप और यह अरब सागर में स्थित है। 1 नवंबर 1956 को गठित हुआ था। 1 नवंबर 1973 को लक्षद्वीप नाम अपनाया गया। राजधानी इसकी कवारत्ती है। पूर्व राजधानी इसकी थी कोझिकोड। आधिकारिक भाषाएं यहाँ बोली जाती हैं मलयालम और अंग्रेजी। और यह केंद्र शासित प्रदेश कोच्चि में केरल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। जब पॉलिटी में पढ़ा रहे थे कि कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत है, तो उसमें बताया होगा। और इस द्वीप के सबसे निकट देश जो है वो है मालदीव। ठीक है, मालदीव लक्षद्वीप के सबसे नज़दीक देश है, जिसकी हालत खराब है इस समय। भारत पर टिप्पणी की थी उसने। तो 20 प्रश्न इंपॉर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। इन सभी टेस्ट की या फुल टेस्ट PDF सीरीज प्राप्त कर सकते हैं पेड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके